बालों का झड़ना, ज़ाहिर है जिसके बाल खूबसूरत होते हैं आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अगर आप वैसे बहुत ज़्यादा प्यारे हों, स्किन अच्छी हो, आपकी हाइट अच्छी हो, आपके फीचर्स अच्छे हों, लेकिन आपके सर पे बाल ना हो या बहुत कम हो या बाल अच्छे ना हो, तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होने के बावजूद भी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो बालों के मसाइल क्यों आजकल, ये सिर्फ बड़ों का मसला नहीं है, आजकल बच्चे भी इसका शिकार हैं कि ये पैटर्न हेयर लॉस, बच्चों के बाल गिरना, आपने देखा होगा आजकल बच्चों में भी बड़ा मसला आ रहा है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, उनके इतने बाल गिरते हैं। आप जब ख़ासतौर पे शैम्पू करते हैं या बालों के बच्चों के बालों में जब ब्रश करते हैं तो उनके बड़े बाल ना वो गुच्छों की शक्ल में उतर रहे होते हैं। ये सब क्या है? हमारी डाइट ऐसी है, जहनी दबाव ऐसा है, बच्चों पे स्टडी का प्रेशर है, या फिर हमारी रूटीन हमने ऐसी कर ली है। तो ये एक माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट ही हमें, एक माहिर डॉक्टर ही हमें बेहतर सजेस्ट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये है क्या एक्चुअली प्रॉब्लम। तो इसके लिए आज ख़ास तौर पर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जनाब डॉक्टर कंजा आफ्ताब साहिबा, उनको हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। डॉक्टर कंजा, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। बालों का मसला, ये जो पैटर्न हेयर लॉस है, ये क्या है? ये आम जो बाल झड़ते हैं उससे कितना मुख्तलिफ होता है? क्या है इसकी डेफिनेशन? जी, पैटर्न हेयर लॉस हम हमेशा कहते हैं मर्दाना गंजपन को। अच्छा। कि इसका एक पैटर्न होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब मर्दों के बाल गिरते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, एक तरतीब में गिरते हैं। एक तरतीब में गिरते हैं। या आप देखेंगे पैटर्न से मुराद ये है कि या तो उनकी फ्रंटल रिसेशन शुरू हो जाती है, दोनों साइड से कोने पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, यहाँ क्राउन वाले एरिया से सेंटर में एक चांद बनना शुरू हो जाता है। पीछे भी मैंने देखा। अच्छा, हाँ जी, बहुत बैक तक नहीं जाता है क्योंकि ये जो आपका साइड वाला एरिया है, ये पूरी पट्टी साइड वाली और पीछे वाली ये रेजिस्टेंट होती है, यहाँ से बाल नहीं गिरते हैं मर्दाना गंजपन में। तो चूंकि मर्दाना गंजपन या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का एक पैटर्न होता है, इसलिए इसको आम अल्फाज में पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मर्दों में और ख़वातीन में ये जो पैटर्न हेयर लॉस है, ये दोनों के पैटर्न में कितना फ़र्क होता है ना? जी बिल्कुल, दोनों का पैटर्न डिफरेंट है। जैसे हमने बात की कि मर्दों में तो फ्रंटल रिसेशन शुरू होती है, दोनों नोकें, फ्रंट वाली लाइन जो है पीछे जाना शुरू हो जाती है और पीछे से ऑक्सीपिटल एरिया खाली होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब ख़वातीन में यही पैटर्न बहुत डिफरेंट है। ख़वातीन अक्सर आके कहती हैं, जब 30+ 40+ ख़वातीन होती हैं तो कहती हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ सेंटर से बाल गिरना शुरू हो गए हैं और हमारी जो सेंटर पार्टिंग है या जो मांग है वो वाइड होना शुरू हो गई है और यहाँ से स्किन नज़र आना शुरू हो गई है। पहले हमारी स्किन नज़र नहीं आती थी। तो ये एक बड़ा टिपिकल सिम्टम होता है कि ख़वातीन में भी पैटर्न हेयर लॉस शुरू हो गया है। और पैटर्न हेयर लॉस की बुनियादी वजह हार्मोन्स की चेंजेस होती हैं जो ख़वातीन में आ रही होती हैं। ठीक है, मीन्स के ये जो PCOS का प्रॉब्लम है, हार्मोनल चेंजिंग। जी बिल्कुल, और ये आप 40+ होते हैं तो फिर ये PCOS का प्रॉब्लम होता है जी। चूँकि ये मर्दाना हार्मोन्स की वजह से पैटर्न हेयर लॉस होता है मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। अच्छा। तो ख़वातीन में ज़्यादा मर्दाना हार्मोन्स उस वक्त ज़्यादा ऑक्युपाइड हो जाते हैं, ओवर ऑक्युपाइड हो जाते हैं जब वो पेरीमेनोपॉज में या मेनोपॉज में एंटर होती हैं, जब उनके अपने फीमेल हार्मोन्स का डिक्लाइन शुरू होता है, कम होना शुरू होते हैं। तो इसलिए ये लेटर एजेस में देखा जाता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ हमने ये देखा है कि बहुत अर्ली एजेस में भी पैटर्न हेयर लॉस आना शुरू हो गया। कितनी एज में ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है आपको? अच्छा, जैसे अभी आपने PCOS का हवाला दिया, तो PCOS में भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं ख़वातीन के। आजकल तो बड़ी यंग लड़कियां हैं, वो बता रही होती हैं कि उनको PCOS का प्रॉब्लम है और वो बेचारी टैबलेट्स खा रही होती हैं रूटीन में। उनको देख के फिर इतना वो होता है कि भाई अब छोटी छोटी बच्चियां यंग बिल्कुल और वो खा रही होती हैं टैबलेट्स। तो बिल्कुल वही यंग बच्चियां, उनमें भी मैंने पैटर्न हेयर लॉस देखा है और अब रिपोर्ट भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। अर्ली 20s में और लेट टीनेज ईयर्स के अंदर पैटर्न हेयर लॉस बिल्कुल PCOS के साथ ही आना शुरू हो जाता है। तो क्या है डॉक्टर कंजा, ये हमारी डाइट की वजह से है, हमारी रूटीन की वजह से है? क्यों ऐसा इतनी जल्दी ये सब होता चला है? क्योंकि हमारी अम्मियों के बाल तो बड़े अच्छे, हेल्दी और बड़े लंबे लंबे बाल उनके होते थे। जी देखें, बहुत सारी चेंजेस दुनिया में आ चुकी हैं। आज से 20-30 साल पहले जैसी दुनिया थी अब वैसी नहीं है। हमारा खाना पीना वैसा नहीं है। मुझे याद है कि हम बचपन में हमने सिर्फ ऑर्गेनिक और घर का फूड खाना होता था। और बाहर का खाना तो शाज़ो नादिर ही होता था और मतलब शॉप की चीज़ें और इस तरह के चिप्स और फ्रीजी ड्रिंक्स ये बिल्कुल अवॉइड किए जाते थे और सिर्फ पार्टीज़ में, दावतों में और उसमें देखे जाते थे। लेकिन अब चूँकि डेली बेसिस पे आपके इतने हाई शुगर कंटेंट वाले ड्रिंक्स, हर चीज़ आपकी फ़ाइन शुगर से बनी हुई है, तो ये जो फ़ाइन कार्ब्स या फ़ाइन शुगर्स होती हैं ना, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि आपकी शुरुआत शुरू हो गई है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की। तो इन चीज़ों का, फूड का, आपके इन्वायरमेंट का, आपके सेडेंट्री लाइफस्टाइल का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है।
इस मसले की बुनियादी क्या रीज़न है? क्या ये जीनियाती भी मसला है? अगर आपके पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी, अगर अब्बा गंजे हैं तो ज़रूरी है कि अब बेटे भी गंजे होंगे? जी, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। इसको हम पोलीजेनिक कहते हैं। पोलीजेनिक का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आपके अब्बा गंजे थे तो आप भी गंजे मैंने तो होंगे। फैमिलीज में देखा है, अब्बा गंजे, चचा भी गंजे हैं, फिर आगे वो मतलब फैमिली मैंने अक्सर फैमिली में गंजे बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, वहाँ तो, से आती है, हाँ। वहाँ से आती है, लेकिन समटाइम्स बिल्कुल आप पहले होते हैं जो गंजपान स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे तो ख़ानदान में कोई गंजा नहीं है, मेरे दादा परदादा गंजे नहीं थे तो मैं गंजा हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल इसका कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेजेस जीन से आती हैं, लेकिन कुछ आपके ज़्यादातर मेल हार्मोन्स ये कर रहे होते हैं। वो एक खास किस्म का हार्मोन होता है GHT जिसे हम कहते हैं। तो उसकी जैसी ज़्यादती होती है ब्लड में या उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो आपका मर्दाना गंजपन शुरू हो जाता है। सही। अच्छा, हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान लड़के हैं, उनमें भी पैटर्न हेयर लॉस होता है, हो सकता है? जी बिल्कुल। मैंने 15 to 16 ईयर्स में भी अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही प्यूबर्टी हिट करते हैं बच्चे तो साथ ही मर्दाना गंजपन शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्मोन चेंजेस आई और आपके मेल हार्मोन्स डोमिनेट हुए। तो चूंकि ये मेल हार्मोन प्रोन एरिया होता है सर के बाल, और वो बालों को गिराता है आपके ख़ास एनवायरनमेंट में, तो बहुत अर्ली 15-16 ईयर्स में भी हम देख रहे हैं कि मेल पैटर्न बार्डनेस आ रही है। तो क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे पेशेंट्स को? कोई होम रेमेडीज़, कोई ऐसे कि भाई कोई ऐसा तरीका कि अपने बालों की केयर ऐसे करनी चाहिए? बच्चियां हैं छोटी छोटी, आजकल शैम्पूज़ ऐसे आ रहे हैं मार्केट में, कंडीशनर्स ऐसे आ रहे हैं, मास्क ऐसे आ रहे हैं, बच्चों ने वो करना है, ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू वो उन्होंने फैशन ट्रेंड चलना है बच्चों ने, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को? जी बिल्कुल। देखिए, पैटर्न हेयर लॉस में शैम्पूज़ और उनका इतना ख़ास रोल तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे अक्सर हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू देते हैं जिसमें कीटोकोनाज़ोल 2% होता है, तो अक्सर आप देखेंगे कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में आती हैं चीज़ें। जैसे ही डैंड्रफ और ऑयल आपकी स्किन में बढ़ता है, उसके साथ ही पैटर्न हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम किसी तरह से आपके ऑयल प्रोडक्शन को कम कर पाएँ और उसमें जो शैम्पूज़ हम देते हैं जिसमें मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं कीटोकोनाज़ोल 2% वाले, उनका कुछ एंटी एंड्रोजन या एंटी मेल हार्मोन इफेक्ट होता है, उससे आपके बाल गिरना रुक जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर सिर्फ शैम्पू से आपका मसला हल नहीं हो रहा तो फिर डेफिनेटली हमें कुछ स्प्रेज देने पड़ते हैं जिनमें मिनॉक्सिडिल है या कुछ नए इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, तो वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा फाका हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें आपके साथ चलती हैं, क्योंकि पैटर्न हेयर लॉस एक दफ़ा शुरू हो जाए तो उसका इलाज भी फिर साथ साथ चलता रहता है। जहाँ कहीं आप इलाज रोकेंगे तो आपका पैटर्न हेयर लॉस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो स्प्रेज किस किस्म के होते हैं? वो क्या हेयर ग्रोथ के लिए होते हैं? जी बिल्कुल। जैसे आजकल आपने बहुत सुना होगा मिनॉक्सिडिल हेयर स्प्रे के बारे में। मिनॉक्सिडिल एक मेडिसिन है जो कि ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है आपकी स्कैल्प की। तो जैसे आपने सुना होगा पुराने वक्तों में कहते थे कि मालिश करो सर की, तो मसाज करने से भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो बाल उगते हैं। सही। तो मिनॉक्सिडिल का बिल्कुल मैकेनिज्म वही है कि वो आपके बालों में ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। अच्छा। तो जैसे ही ब्लड सप्लाई बढ़ती है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, तो बाल उगना शुरू हो जाते हैं और बालों का हेयर फॉल रुक जाता है। तो ख़वातीन के लिए भी यकसा मुफीद है वो, या सिर्फ मर्दों को आप सजेस्ट करते हैं? यकसा मुफीद है दोनों पैटर्न हेयर लॉस में और इवन जनरल हेयर लॉस में भी। मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये? आप खुद से भी यूज़ कर सकते हैं या डॉक्टर रिकमेंड करे तो ही? जी, बेहतर है कि डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ करें, क्योंकि कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो बेहतर है कि मशवरा ज़रूर करें। अच्छा, PRP के बारे में बताइएगा। एक तो हेयर ट्रांसप्लांट है, PRP है, क्या ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स को फिर आप लोग सजेस्ट करते हैं? उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आप? जी बिल्कुल। देखें, स्टार्ट होता है, टीयर्स होते हैं ट्रीटमेंट्स के। अच्छा। फर्स्ट ईयर में आप जस्ट मेडिसिन देते हैं लगाने वाली, जैसे अभी हमने बात की कि स्प्रे दिया, शैम्पू दिया, साथ कुछ मल्टीविटामिन्स और बूस्टर्स खाने की फॉर्म में दे दिए। तो अक्सर लोग इसी से ही उनको फ़ायदा हो जाता है और ट्रीटमेंट्स तक उनको नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर रिस्पॉन्स स्लो हो और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमने 2 से 3 माह के लिए ये सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड ईयर ये है कि हम PRP करेंगे। PRP का क्या मतलब होता है कि आपके ब्लड से हम सैंपल लेते हैं, उससे वाइट ब्लड सेल्स अलग करते हैं और प्लाज्मा, और उसको फिर इंजेक्ट किया जाता है। अगेन क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसमें प्लेटलेट्स हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो जैसे ही हम लगाते हैं तो कुछ लोगों को 70% लोगों को उससे काफ़ी अफाका होता है। तो कुछ लोगों के बाल गिरना रुक जाते हैं, कुछ लोगों के नए बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर PRP फ़ायदेमंद हो जाए तो यहाँ तक, नहीं तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर पे मूव करना होता है। ठीक है। हमारी खुराक, हमारा लाइफस्टाइल, ये कितना असरअंदाज है इन सब चीज़ों पे?
क्योंकि गंजपन तो पहले भी होता था, होते थे ना, हम देखते थे कभी कोई अंकल एक आध ऐसे होते थे फैमिली में, वो तब भी उस जमाने में भी गंजे लोग होते थे, लेकिन कम रेशो होती थी, अब रेशो बढ़ गई है। तो क्या कहेंगे आप, डाइट, जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बात की कि हमारी डाइट में शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो गया। ड्रिंक्स हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, एनर्जी ड्रिंक्स तो बहुत ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं आपके अर्ली हेयर फॉल के। आइसक्रीम्स बहुत खाते हैं, वो रात को आप सोने से पहले अगर आइसक्रीम नहीं खाते तो वो सोते नहीं है हमारे आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम जिसमें दूध का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, और हम लोग, मुझे याद पड़ता है कि बचपन में शायद ही कोई वंस इन अ मंथ आइसक्रीम खा लेते थे, वो भी बहुत कम, मतलब और जो आर्टिफिशियल चीज़ें थी वो हमारी ज़िंदगियों में ना होने के बराबर थी, और अब हमारी ज़िंदगियों में ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक नेचुरल किस्म की चीज़ें ना होने के बराबर है। उसका हमें फिर ज़ाहिर है खमियाजा भुगतना है, उसका टॉल पे करना है हमने। तो वो इस फॉर्म में आ रहा है, गंजपन की फॉर्म में, इनफर्टिलिटी की फॉर्म में, मोटापे की फॉर्म में, और बेशुमार बीमारियां जो हमें अब लग चुकी हैं और पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी हैं। सही। अच्छा, ये हेयर ट्रांसप्लांट जो है बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है ये, और इसमें फिर आपको केयर भी पेशेंट को बहुत करनी पड़ती है। अब क्या मतलब जदीद रिसर्च या कोई मेडिकल में कोई और तरीका आ गया है कि आपको इस पेनफुल प्रोसीजर अभी भी आप रिकमेंड करते हैं, प्रेफर करते हैं इसको? जी, ट्रांसप्लांट तो फिर लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रह जाता है। ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल हेयर फॉलिकल ख़त्म हो गया है, समटाइम्स आप देखते हैं कि बिल्कुल शाइनी स्कैल्प है, ऐसे बिल्कुल प्लेन स्किन हो जाती है और एक हेयर भी हमें नज़र नहीं आता, ये फॉलिकल नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब है कि हेयर फॉलिकल्स अब ख़त्म हो चुके हैं यहाँ से। तो वहाँ पे कोई भी मेडिसिन दुनिया की काम नहीं कर सकती, वहाँ पे हमें कहीं और से हेयर लेके ट्रांसप्लांट करने ही पड़ते हैं। सही। अब ट्रांसप्लांटेड हेयर का मसला ये होता है कि सारे के सारे हेयर नहीं उगते हैं, समटाइम्स ट्रांसप्लांट कामयाब होता है, समटाइम्स ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं होता है, और जाहिर है सर्जिकल प्रोसीजर होने की वजह से आपको थोड़ी सी पेन, रिकवरी टाइम में से गुजरना पड़ता है और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे बाल बिल्कुल नहीं रह गए, वहाँ पे ट्रांसप्लांट के अलावा चारा नहीं है। ओके, ट्रांसप्लांट ही। और ख़वातीन में भी ट्रांसप्लांट होता है? जी बिल्कुल, ख़वातीन में तो अब लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट आ चुका है। लॉन्ग हेयर का ये मतलब है कि आपके लंबे बाल पीछे से वो लेंगे, और आगे जैसे किसी की हेयर लाइन थिन है और उनको थोड़ी सी भरे भरे बाल चाहिए, या हम जैसे हमने पैटर्न हेयर लॉस की बात की है, तो वो बिल्कुल लंबा बाल उतारेंगे और वो सारे लंबे लंबे बाल लग जाएंगे, और अब वही नेक्स्ट डे ही आपकी हेयर लाइन जो है वो भर जाएगी। तो अभी ये लेटेस्ट एक एडवांसमेंट आई है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट की दुनिया में आई है। तो ये सर्जरी हर पेशेंट को एक ही तरह से सूट करती है या ये भी वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट? वेरिएबल है। डायबिटीज़ के भी पेशेंट्स होते हैं, और भी आप तो ज़्यादा बेहतर जानती हैं। जी, बड़े बहुत सारे फैक्टर्स, स्किन एलर्जी भी होती है कुछ पेशेंट्स को। जी बिल्कुल, बहुत सारी आपने हिस्ट्री देखनी होती है, कुछ डेफिशिएंसीज चल रही हैं पेशेंट को, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसीज है, या थायराइड के पेशेंट्स हैं, या डायबिटिक्स हैं, तो उन सब चीज़ों को पहले ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, डेफिशिएंसीज को ख़त्म किया जाता है, डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, थायराइड लेवल्स कंट्रोल होने चाहिए, उसके बाद सर्जरी में पेशेंट को लेके जाया जाता है। और उसके बाद भी आपने उस प्लेन का ख्याल रखना है जिसमें आपके हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, आपने गंदा हाथ नहीं लगाना, इन्फेक्शन कंट्रोल का ख्याल रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाल उग सकें और ट्रांसप्लांट कामयाब हो सके। तो घर में क्या कोई आप टोटके, कोई रेमेडीज़, कोई आप सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि आप अपने बालों की ग्रोथ अच्छी कर सके? देखिए, ग्रोथ के लिए खाने वाली चीज़ें जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं कि खाने को एक क्लीन डाइट की तरफ लेके आएँ, और सारे पोर्शंस में से खाना खाएँ, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, नट्स भी होने चाहिए, तो उससे काफ़ी अफाका होता है। और दूसरा, अगर हम कहें कि हम बालों की टेक्सचर को बेहतर करने के लिए घर में कुछ कर सकते हैं, तो येस, हम बहुत सारे प्रोटीन मास्क बना सकते हैं घर में। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा बड़ा कॉमनली हमारा कल्चरल मास्क है अंडे और दही का मास्क, और उससे वाकई वो एक रिच इन प्रोटीन मास्क है, उसमें अंडे की प्रोटीन्स भी हैं, उसमें दही की प्रोटीन्स भी हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग हो जाती है। लेकिन वो बालों की लेंथ्स के लिए है, वो बाल स्कैल्प पे कुछ खास फ़र्क नहीं डालेगा मे बी, लेकिन आप उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल के एविडेंस बेस्ड इफेक्ट्स हैं कि वो आपके बालों को लंबा करते हैं, बालों को घना करते हैं। उनको इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स करके रखें? नहीं, कैस्टर ऑयल चूँकि बहुत थिक ऑयल होता है, तो उसको आपने कम लेना है, यानी 1/4 आप कैस्टर ऑयल ले लें और 3/4 आप कोकोनट ऑयल ले लें, और उसको अगर आप बालों की लेंथ्स में लगाना शुरू कर दें तो बाल बड़े घने और लंबे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे कुछ एविडेंस और साइंस भी है। ठीक।
कौन सी ऐसी हमारे बालों में इब्तदाई अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं कि हमें फौरी तौर पर फिर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? जी बिल्कुल, जो सबसे पहली कॉमन कंप्लेन होती है वो ये होती है कि डॉक्टर साहब बालों में जान नहीं रही। हाँ। ठीक है, कि बाल बनाते थे पहले तो ऐसे अच्छे से बने रहते थे, लेकिन अब बालों में जान नहीं है, वॉल्यूम ऐसे लगता है, बाल अभी गिरना भी शुरू नहीं होते, लेकिन सबसे पहले आपको ऐसे लगता है बाल वीक होना शुरू हो गए हैं, बाल ऐसे बैठने शुरू हो गए हैं बिल्कुल। तो ये इब्तदाई अलामत होती है कि अब बालों की कंडीशन ठीक नहीं है। ये हाई टाइम है कि जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको ये अलामत आना शुरू हो जाए और उसके बाद तो फिर हेयर फॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर बाकायदा नीचे से स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है स्कैल्प की। तो लेकिन इब्तदाई अलामत हमेशा ये होती है कि बालों में जान नहीं रही, बाल वीक लगना शुरू हो गए हैं। तो ये अच्छा टाइम होता है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और इसका इलाज शुरू करें। अच्छा, डैंड्रफ होती है कुछ लोगों के बालों में जी, तो उनके बाल भी कुछ अच्छे नहीं होते हैं, है ना? वो बड़े ग्रीसी से हुए होते हैं हर वक्त और बड़े रफ से। तो जिनके बालों में डैंड्रफ होती है, ये भी एक कॉज होती है आपके बाल जो है वो गिरने की, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी हमने बात की, डैंड्रफ जो है ना, हम उसे कहते तो खुश्की है, लेकिन वो खुश्की नहीं होती है बालों की। वो आपके बालों में एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक फंगस है जो कि वहाँ पे फैल जाती है। वो जो आपको वाइट फ्लेक्स खुशी के नजर आते हैं, वो एक फंगस होती है और इरिटेटेड स्किन होती है जो उतर रही होती है। तो इसलिए बालों का ऑयल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमने पहले बात की कि इसका ताल्लुक आपके पैटर्न हेयर लॉस के साथ भी बहुत गहरा है। तो आपने ऑयल कंट्रोल करना है। ऐसे सारे शैम्पूज जिनमें सिलेनियम सल्फाइड है, जिंक पायरेथायरॉन है या कीटोकोनाजोल 2% है, कमर्शियली भी बहुत सारे नाम अवेलेबल हैं। तो आप अगर ये लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी बालों की फंगस, आपकी डैंड्रफ, ऑयल्स कंट्रोल हो जाएंगे और इससे आपके बाल गिरना भी रुकेंगे और इरिटेटेड स्कैल्प भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑयल्स कंट्रोल करें ताकि अल्टीमेटली बालों की हेल्थ पे फ़र्क ना पड़े। अच्छा, ऑयलिंग करना ये बहुत बेस्ट समझा जाता है, लेकिन मैंने कुछ डॉक्टर्स को ये भी कहते हुए सुना है कि नहीं, ऑयलिंग हर एक को सूट नहीं करती है। कुछ कहते हैं ऑयलिंग करें बालों में, कुछ कहते हैं नहीं करें। अच्छा देखिए, ये डबल एजेड स्वॉर्ड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका फ़ायदा क्या है और उसको किस तरह से करना है तो फ़ायदा मिलेगा और किस तरह से करेंगे तो नुकसान होगा। तो ऑयलिंग का जो फ़ायदा है ना, वो ये है जब आप स्कैल्प पे ऑयल लगाते हैं तो मसाजिंग का फ़ायदा है बस, कि आप ऑयल लगाएं और मसाज करें। तो वो जो 10 और 20 मिनट्स का मसाज है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कि जैसे हमने बात की कि उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी स्कैल्प के ऊपर और नए बाल उगेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे, तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब उसको पूरा दिन लगाए रखना और ओवरनाइट बालों पे लगाए रखना, ये बालों के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि हमने पहले बात की कि जितना ऑयल होगा उतना एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा स्कैल्प का, और जितनी देर तक वो रहेगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस उगना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए 20 मिनट्स की ऑयलिंग बहुत अच्छी है विद मसाज। उसके बाद आप वॉश करेंगे। आपने ओवरनाइट कोई भी ऑयल नहीं रखना स्कैल्प के ऊपर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपने कम से कम 20 मिनट के बाद वॉश कर लेना या आधा घंटा रख लें, बस उसके बाद वॉश करें। कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं जी, कर्ली बालों को कैरी करना फिर वो बहुत उड़े उड़े से लगते हैं ना, तो ऐसे बालों को फिर क्या करना चाहिए? उनको तो आपने ऑयल लगाना है तो ही वो मतलब मैनेज होंगे। आपने पोनी बनानी है, चुटिया बना, बच्चे स्कूल होंगे स्पेशली जो, तो अगर वो नहीं लगाते, बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर आपके क्लासमेट्स आपको हूट करते हैं कि इसके बाल उड़े हुए हैं, बम फटा हुआ है, ये यू नो। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी, ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छे कंडीशनर्स बहुत अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यस, ऑयलिंग करें, लेकिन स्कैल्प वॉश से पहले ऑयलिंग कर लें तो बाल सूद हो जाएंगे। अगर उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आप एक आफ्टर वॉश अच्छा सा कंडीशनर रखें बालों के लिए और उसको अप्लाई करके उसको भी रिंस ऑफ कर लें। तो आप देखेंगे कि बाल बड़े टेम्ड हो जाएंगे और इस तरह उड़े हुए नहीं लगेंगे। कर्ली बाल बड़े प्यारे लगते हैं अगर वो सही से आपने उनको कंडीशन किया हो, तो बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों के बाल। तो कंडीशनिंग ऐड करें और नहाने से पहले ऑयल ऐड करें बालों के। अच्छा, नहाने से पहले आप ऑयल, हर वक्त ऑयल लगा के आपने नहीं रखना है, वो बालों हर वक्त नहीं रखना है, वो डैमेजिंग है। अच्छा, वो क्योंकि अब मैंने देखा है अक्सर बच्चों के, बेबी गर्ल्स के बाल इतने कर्ली होते हैं, तो जब स्कूल जाते हैं, स्पेशली जब आप उनको स्कूल से पिक करने जाते हैं, वापसी पे उनके ऐसे बाल उड़े हुए होते हैं। और फिर बच्चे अक्सर कहते भी है कि हमें हूट किया गया है, क्लासमेट्स कह रहे थे कि इसके बाल देखो, इसके बालों में तो जैसे बम फटा हुआ है, और यू नो इस तरह के प्रॉब्लम। जी, उसमें ना एक ऑयल्स कुछ इस तरह के आते हैं जो इतने विजिबल नहीं होते हैं, जैसे रोजमेरी ऑयल, इट इज़ वेरी लाइट वेट ऑयल। तो वो ऐसे आप लगा भी देंगे ना तो वो पता नहीं चलेगा कि ऑयल लगा हुआ है, पिचकेंगे नहीं बाल। अच्छा। लेकिन टेम्ड भी हो जाते हैं, तो वो आफ्टर वॉश भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जस्ट लेंस के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर ना लगाएं। ओके जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंजा आपके आने का।